हेलो गुड मॉर्निंग ऑल, आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टैफ हिमाचल पे। तो आज के दिन हम लोग आज यानी कि 16 फरवरी को जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम लोगों को अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर देखने को मिली उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक ऐसी न्यूज़ की जो ऑलमोस्ट हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे है और उसके साथ साथ बहुत सारे ओपिनियंस भी उस न्यूज़ के ऊपर हम लोगों को अलग अलग न्यूज़पेपर में देखने को मिलेंगे। और ये न्यूज़ है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से रिलेटेड। जैसा कि आप लोगों को शायद आइडिया होगा, नहीं आइडिया है तो सुन लीजिए। जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो सरकार के द्वारा 2018 में इंट्रोड्यूस की गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 19(1)(a) की वायलेशन है। आर्टिकल 19(1)(a) जिसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच की बात होती है, उसी के ही एम्बिट में राइट टू नो और राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो आता है। और उसी की ही वायलेशन के आधार के ऊपर स्पेसिफिक स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। तो बेसिकली जब ये स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी उसी के ही कुछ दिनों के बाद जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट मूव हुआ और उसने कहा था कि ये स्पेसिफिक जो स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि इसमें जितने भी डोनर्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को पैसा दे रहे हैं उनकी जो आइडेंटिटी है उसको एनोनिमस रखा जाता है। तो फ्यूचर में चांसेस ये रहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो फ्यूचर में जाके गवर्नमेंट्स फॉर्म करती हैं, तो अगर मान लीजिए किसी ने एक पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दिया, कल को वही पॉलिटिकल पार्टी सरकार चला रही है, तो चांसेस और पॉसिबिलिटी जो है वो क्विड प्रो क्यो के ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसी आधार के ऊपर जो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है और कम से कम 4 से 5 आर्टिकल्स अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग पर्सपेक्टिव से इस स्पेसिफिक न्यूज़ के ऊपर केंद्रित हैं। तो सबसे पहला जो न्यूज़ है ये तो एक सिंपल जो डिक्लेरेशन है सुप्रीम कोर्ट की उसके ऊपर आधारित है जो हम लोगों को द ट्रिब्यून के अंदर देखने को मिला। और अगर हम लोग इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की बात करेंगे तो जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में इलेक्शन नाम का एक टॉपिक है, उसके तहत ये काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी रिलेवेंट है। और प्रीलिम्स में भी जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है उसकी करैक्टरिस्टिक्स है, उसके जो फीचर्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप लोग इंडियन एक्सप्रेस के अंदर पब्लिश हुए एक आर्टिकल की बात करेंगे तो यहाँ पे मेंशन किया गया है क्योंकि जब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था तो 3 लॉज थे, 3 कानून थे जिनमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, कंपनीज एक्ट 2013 और उसके साथ साथ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इन एक्ट्स के अंदर भी चेंजेस, इन एक्ट्स के अंदर भी संशोधन हुए थे। तो ऑटोमेटिकली जब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया तो ये जो अमेंडमेंट्स इन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज के अंदर हुई थी इनको भी इलीगल या इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया है। तो वो बेसिकली इन 3 एक्ट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा इस जजमेंट का, ये आप लोगों को इंडियन एक्सप्रेस के अंदर जो वो देखने को मिलेगा, जहाँ पे सेलिएंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सीधा सीधा हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो उस पर्सपेक्टिव से भी आप लोग इस न्यूज़ को जो है वो पिक कर सकते हो। साथ में एक और न्यूज़ पब्लिश हुई है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, ये भी बहुत बढ़िया है। ये बेसिकली जो है जो वर्ल्ड वाइड हम लोगों को इलेक्टोरल फंडिंग के मैकेनिज्म देखने को मिल रहे हैं, जहां पर जर्मनी और चिली का जो है वो एग्जांपल दिया गया है। तो आप इसको रीड कर सकते हो जहाँ पे किस तरह से जो है वो फंडिंग को रैशनलाइज करने की कोशिश की गई है। तो ये भी एक अच्छा आर्टिकल है जहाँ पे वर्ल्ड वाइड जो नॉर्म्स हैं उनके साथ जो किस तरह से इलेक्शन फंडिंग वहाँ पे होती है तो उसके ऊपर आधारित है। रेगुलेटिंग पॉलिटिकल फंडिंग रूल्स अराउंड द वर्ल्ड, इंडियाज चैलेंजेस, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। आप इसको एक बार रीड कर लीजिए। आप लोगों को कंक्लूजन बनाने के लिए या वे फॉरवर्ड बनाने के लिए ये स्पेसिफिक आर्टिकल जो है वो काफ़ी मदद करेगा, काफ़ी हेल्प करेगा। इसके साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस में एक और आर्टिकल आया हुआ है, प्रोपोर्शनैलिटी इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस। तो बेसिकली प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट जो है ये जब 2018 में आधार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी वहाँ पे जब इसको असेस किया गया था, क्योंकि जब हम लोग आर्टिकल 19(1)(a) की बात करते हैं जहाँ पे राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उसको प्रॉपर्ली चेक किया जाएगा कि जो रिस्ट्रिक्शंस है वो क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है या नहीं है। तो जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की असेसमेंट है वो प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट जो है उसके ऊपर आधारित होती है, जहाँ पे चेक किया जाता है कि किसी भी एक लॉ की कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है जिसके कारण उसके ऊपर जो वो लिमिटेशंस या रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। तो बेसिकली जो प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट था उसमें ये खरा नहीं उतरा है, जिसके कारण जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है इसको स्टक डाउन कर दिया गया। तो बेसिकली जो पॉलिटी है उसमें इस तरह की जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में भी हम लोगों को पता होना चाहिए। तो बेसिकली जो प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट है इसका जो उत्पत्ति है उसका जो रीजन है वो कौन से केस से हो और कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ हम इसको रिलेट कर सकते हैं, उस तरह से या उस तहत से ये स्पेसिफिक न्यूज़ जो है वो आप लोगों को और ज़्यादा रेलेवेंट देखने को मिलेगी। तो ये था इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर हुए पब्लिश आर्टिकल, स्पेसिफिकली इंडियन एक्सप्रेस और जो द ट्रिब्यून के अंदर आर्टिकल्स हमें देखने को मिले वो आप सब लोगों के साथ जो भी यहाँ पे शेयर किए जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि ये जो भी फाइल है क्लियर, इस सेशन का ऑब्जेक्टिव आपको प्रॉपर्ली न्यूज़ पढ़ाना नहीं है। वो अलग अलग जो सेशंस हमारे रहते हैं, चाहे रोज़ शाम को 6:15 बजे का सेशन है या सैटरडे को होने वाला सेशन है, वहाँ पे हर चीज़ को जो है वो डीपली कवर करवाया जाता है। यहाँ पे बस ये है कि जब आप न्यूज़पेपर को पढ़ो
क्योंकि आप लोग एक ही न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, तो न्यूज़पेपर में कौन कौन सी चीज़ों को हम लोगों ने किस तरह से अप्रोच करना है, क्लियर, वो कैसे हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है, उसी के तहत जो है वो ये पूरे का पूरा जो हमारा जो सेशन है उसको डिज़ाइन किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट न्यूज़ जो है, जैसे हम लोग पिछले 3-4 दिन से अलग अलग दिनों में पढ़ रहे हैं कि किस तरह से हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो पहले यूएई की यात्रा पे गए हुए थे और फिर अब जो है वो कतर हैं। तो यहाँ पे ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर और जो कतर के हेड हैं उनके बीच की जो मीटिंग है उसका यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो जब इस मीटिंग का जिक्र हुआ तो साथ में क्या क्या एग्रीमेंट हम लोग साइन कर रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो HPAH जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन में जो इंडियाज़ रिलेशन विद मिडल ईस्ट कंट्री है उसके तहत ये वाला जो न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग द हिंदू के अंदर पब्लिश हुए एक आर्टिकल की बात करेंगे। ये बेसिकली HPAH जनरल स्टडी 3 के पर्सपेक्टिव से भी रेलेवेंट है और प्रीलिम्स में भी इसके ऊपर हम लोगों को सवाल देखने को मिल सकता है। ये बेसिकली स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जहाँ पे जो इनसेट 3DS सैटेलाइट है वो जल्दी ही लॉन्च होने वाली है। GSLV F-14 जो है वो इसको लॉन्च करेगा और ये सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा में है वहाँ पे जो है वो इसको वहाँ से जो है इसको जल्दी ही लॉन्च कर दिया जाएगा, क्लियर। तो बेसिकली जो है वो इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी सैटेलाइट है या क्या काम करेगी। बेसिकली मीटेरोलॉजिकल पर्पस के लिए जो है इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है और उसके साथ साथ जो वो कौन सा इसका जो है वो लॉन्च व्हीकल है, कहाँ से जो है इसको लॉन्च किया जा रहा है, क्लियर। तो बेसिक सी जानकारी मेनली प्रीलिम्स एस्पेक्ट से भी रेलेवेंट है, लेकिन जैसे HPS जनरल स्टडी 3 में क्योंकि स्पेस हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्पेस के ऊपर हम लोगों को इसी तरह के सवाल देखने को मिलते हैं, तो उसके तहत भी आप इस सैटेलाइट को अपना जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, क्योंकि नई सैटेलाइट लॉन्च हो रही है तो आपका जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें इंटीग्रेट कर सकते हो, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है एक ग्लोबल पल्सेस कॉन्फ्रेंस हुई है न्यू दिल्ली के अंदर, जहाँ पे इंडिया से रिक्वेस्ट की गई है कि जो पल्सेस हैं ये उनकी जो मात्रा है या उनका जो प्रोडक्शन है उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाए। बेसिकली यही न्यूज़ है। ग्लोबल मीट अर्ज इंडिया टू ऑगमेंट पल्स प्रोडक्शन टू मीट न्यूट्रिशनल नीड्स, क्लियर। तो बेसिकली ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे हुई, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा यानी कि इसके सेकंड पैराग्राफ के ऊपर जाओगे तो वहाँ पे प्रॉपर बताया गया है कि 2014 से लेकर 2024 तक कितना % पल्सेस की प्रोडक्शन में जो इजाफा किया गया और उसके साथ साथ जो MSP हमें पल्सेस में अलग अलग पल्सेस के ऊपर जो वो देखने को मिल रहा है, चाहे मसूर की बात करें, मूंग की बात करें, चना दाल की बात करें, तो वो कितना कितना % है, क्लियर। तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कि कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई और इन जनरल जो जानकारी पल्सेस प्रोडक्शन से रिलेटेड आप लोगों को होनी चाहिए वो आप लोगों को इस आर्टिकल के अंदर जो वो देखने को मिलेगी। ये बेसिकली हिंदू के अंदर जो वो पब्लिश हुआ है। उसके बाद द ट्रिब्यून के अंदर एक मिलिट्री एक्सरसाइज का जिक्र है और ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो हम लोगों ने कल के सेशन में भी देखी थी, जो है मिलन 2024, जहाँ पे 50 से ज़्यादा देश जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देखिए पहला पैराग्राफ तो इंपॉर्टेंट है उस करंट पर्सपेक्टिव से कि उस एक्सरसाइज का नाम क्या है और वो कहाँ पे एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करवाई जा रही है, तो ये तो पहला पैराग्राफ है। लेकिन जो दूसरा पैराग्राफ और तीसरा पैराग्राफ है काफ़ी रिलेवेंट है कि इंडिया जो वो किस तरीके से जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको स्ट्रेंथन कर रहा है और हमारी इंडियन नेवी जो अलग अलग तरह की जो कोलैबोरेशन स्पेसिफिक टाइम पे कर रही है उसके ऊपर बहुत डिटेल जानकारी जो वो दी गई है। तो उस एस्पेक्ट से कि इंडिया की जो नेवल फोर्सेस हैं या जो हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स दिए जा रहे हैं, उसके तहत ये वाला जो आर्टिकल है वो आप लोगों के लिए रिलेवेंट रहेगा। इसके बाद हिमाचल के ऊपर पब्लिश हुए कुछ आर्टिकल्स की बात करते हैं, जहाँ पे द ट्रिब्यून के अंदर जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स के बारे में जो है ये जानकारी है, जहाँ पे जो हमारे इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन चौहान जी, उन्होंने कहा है कि जितने भी वर्कर्स हैं, चाहे वो आउटसाइडर्स हैं या हिमाचली हैं, सबकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी ताकि जो हिमाचल प्रदेश के अंदर 80% का क्राइटेरिया है कि लोकल्स को 80% जॉब देनी है वो फुलफिल हो सके, क्योंकि कुछ स्किल्ड जॉब्स की कमी के कारण या स्किल्ड लोगों की कमी के कारण जो 80% जो वो पूरा नहीं हो पाता है। तो इसका भी जिक्र जो वो मिनिस्टर जी के द्वारा किया गया, तो आप लोग जो इसको एक बार रीड कर सकते हो। आई थिंक बड़ा ज़्यादा रेलेवेंट तो ये नहीं है अगर इन जनरल इसके बारे में जो वो डिस्कशन की जाए। इसके साथ साथ जो वो समर्थ फेयर शुरू हो रहा है, रिज में 5 दिन का समर्थ फेयर है, क्लियर। तो इसके बारे में बस बेसिक सा जानकारी जो आप लोगों को होना चाहिए। इसके साथ साथ ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग ई ऑफिस जो कि हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रॉपरली रैंकिंग आई है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो बेसिकली सबसे पहला नंबर जो वो बिलासपुर का है, दूसरा नंबर शिमला का है और अंतिम नंबर जो है वो लाहौल एंड स्पीति का है। तो इस रैंकिंग को जो वो आप एक बार देख सकते हो। जो बेसिकली जब हम लोग ई गवर्नेंस की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, जो मेंस पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट है, वहाँ पे भी यूजफुल हो सकता है और प्रीलिम्स में जो सीधा सीधा इस रैंकिंग के ऊपर हम लोगों से सवाल पूछा जा सकता है, क्लियर।
और साथ में नेक्स्ट जो है वो अगला आर्टिकल जो है वो हमारा द हिंदू के अंदर हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जो बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ऊपर है। तो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हम लोग देख रहे हैं पिछले 2-3 हफ्तों से काफ़ी आर्टिकल्स जो है वो पब्लिश हो रहे हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी हमारे HPS जनरल स्टडी 3 पेपर पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको एक बार पढ़ सकते हो, जहाँ पे बेसिकली क्या हमारी स्पेसिफिक टाइम पे कितना हम लोग टारगेट रख रहे हैं 2030 तक, क्लियर, उसके साथ साथ क्या पोटेंशियल है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की, और साथ में कैसे इसको जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग के साथ जब हम लोग इस रिन्यूएबल एनर्जी के जो टारगेट्स उनको अचीव कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी इस आर्टिकल के अंदर दी गई। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, आप लोग इसको जो है वो ज़रूर पढ़िएगा, क्लियर। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स जो हम लोगों को अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर देखने को मिली। मंडे को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।